Hello students, today I am going to teach a important chapter of class 12th reproductive system. तो सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? जनन क्या है? ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. सारे के सारे जीव अपने स्वयं के समान जीव उत्पन्न करते हैं. इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. अपन ये बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ईच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग. मीन्स इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस. बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना. रिप्रोडक्शन एक जैविक क्रिया है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें प्रत्येक जीव अपने समान जीव उत्पन्न करता है. लेकिन अपन देखते हैं व्हाट आर द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन. फंडामेंटल फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन या जनन के बेसिक लक्षण क्या है. तो सबसे पहले अपन देखेंगे चाहे रिप्रोडक्शन कोई किसी भी टाइप का हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो. सबसे पहले क्या आएगा? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए प्रतिकरण. चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों में क्या होगा? डीएनए प्रतिकृत होगा. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी ये जनन का एक आणविक आधार है. नेक्स्ट जो फीचर है रिप्रोडक्शन का, वो नेक्स्ट फीचर है सेल डिवीजन. कोशिका विभाजन. वो मायोसिस डिवीजन हो सकता है, म्यूसिस डिवीजन हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, यानी कोशिका विभाजन होगा ही होगा. इसको अपन बोल सकते हैं सेलुलर बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जनन का कोशिकीय आधार. थर्ड जो फंडामेंटल फीचर है वो अपन देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट. जनन इकाई का निर्माण होगा. वो रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या हो सकती है? गैमेट हो सकते हैं, या अपन कहेंगे जेम्यूल हो सकता है, या बड हो सकता है, फ्रेगमेंट हो सकता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट, यानी जनन की एक इकाई का निर्माण होगा. और जब रिप्रोडक्टिव यूनिट बनेगी तो उसके बाद में क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट. उसके बाद में रिप्रोडक्टिव यूनिट का डेवलपमेंट होगा. तो जो मेन फीचर है रिप्रोडक्शन के क्या क्या है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए प्रतिकृत होगा. सेल डिवीजन निश्चित रूप से होगा, जिसको अपन सेलुलर बेस ऑफ द रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं. फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट, जनन इकाई का निर्माण होगा. और जनन इकाई का निर्माण होने के बाद में क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट, यानी जनन इकाई का क्या होगा? परिवर्धन होगा. यह है बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन. अब अपन देखते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखिए आप, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में अपन देख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन दो टाइप से हो सकता है. एक तो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दूसरा अपन लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन. अलैंगिक जनन की बात करें तो सबसे पहले अपन देखेंगे इट इज ए यूनिपेरेंटल, एक जनकीय है. एक ही जनक पार्टिसिपेट करता है इसमें. दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में
क्या होगा कि ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल to each other and also identical to parent। सारे की सारी संततियां एक समान होंगी और वो अपने जनक के भी समान होंगी, सो दैट द ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्लोन। इनको अपन क्या बोल सकते हैं, क्लोन भी बोल सकते हैं। तीसरी बात अपन ये कह सकते हैं, इट इज ए रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जनन का एक फास्ट मेथड है। नेक्स्ट ये भी बोल सकते हैं अपन, इट इज ए सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन का एक सिंपल मेथड है। नेक्स्ट जनरली क्या होगा, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। गैमेट्स नहीं बनते हैं, और गैमेट्स नहीं बनते हैं इसका मतलब फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन इज एब्सेंट, निषेचन भी नहीं होगा। इसके अलावा अपन क्या बोल सकते हैं कि देखिए अब सारी की सारी ऑफस्प्रिंग एक समान ही है, तो उनमें कोई वेरिएशन नहीं होगी, कोई विभिन्नताएं नहीं होंगी। और ये अपन जानते हैं कि वेरिएशंस आर द बेस ऑफ इवोल्यूशन एज वेल एज दे आर ऑल्सो बेस ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। यानी विभिन्नताएं हैं वो जैव विकास का भी आधार है, और विभिन्नताएं हैं वो एक नई जाति की उत्पत्ति का भी आधार है। तो इसका मतलब वेरिएशंस आर एब्सेंट, वेरिएशन नहीं है, इसका मतलब इट डज नॉट इन्वॉल्व इन इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो अपन ने बात की अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की, अलैंगिक जनन की बात की। तो सबसे पहली बात बताएंगे, इट इज ए यूनिपेरेंटल, एक जनकी है। दूसरा, ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड ऑल्सो आइडेंटिकल टू पेरेंट। यानी सारी के सारी जो संतति जीव हैं वो आपस में भी एक समान होते हैं और अपने जनक के भी समान होते हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोल सकते हैं, क्लोन कहा जा सकता है इनको। इट इज ए रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यह जनन का एक फास्ट मेथड है। एंड ऑल्सो सिंपलर, या ये बोल सकते हैं इट इज सिंपलर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह लैंगिक जनन से सिंपल है, सरल है। अब देखिए इसमें क्या होगा, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म, जनरली गैमेट्स नहीं बनते हैं, गैमेट्स नहीं बनते हैं, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट, इनमें निषेचन भी नहीं होता है। नेक्स्ट, जब सारी की सारी ऑफस्प्रिंग एक समान है, इसका मतलब वेरिएशंस आर एब्सेंट, विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। और आपको बताया कि वेरिएशंस या विभिन्नताएं जैव विकास यानी इवोल्यूशन और ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई जाति की उत्पत्ति का आधार है। इसका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो न तो इवोल्यूशन में हेल्प कर रहा है, न ही नई जाति की उत्पत्ति में हेल्प कर रहा है। अब अगर अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, बताऊंगा क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। तो पहली बात बताएंगे अपन, इट इज बाई पेरेंटल, द्विजनकी है। यहां पर लिखा है कि ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, तो यहां पर लिखेंगे ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट
नॉट आइडेंटिकल, एक समान नहीं होती हैं, इसका मतलब वेरिएशंस पाई जाती हैं। नेक्स्ट लिखा है, ये बोल सकते हैं इट इज कॉम्प्लेक्स देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अलैंगिक जनन से कॉम्प्लेक्स भी है, इसमें भी ये है गैमेट्स आर फॉर्म, गैमेट बनते हैं। नेक्स्ट, अब गैमेट बनते हैं तो गैमेट मिक्स भी होंगे, गैमेटों की मिक्सिंग भी होगी, तो अपन ये कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट। और इंपॉर्टेंट बात है वेरिएशंस आर प्रेजेंट। तो देखिए बाई पेरेंटल है, द्विजनक की है, दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होंगे इसमें, ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं होगी, एक समान नहीं होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कॉम्प्लेक्स मेथड है, गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स बनेंगे इसका मतलब फर्टिलाइजेशन भी होगा और वेरिएशंस भी होंगी। और आपको बताया कि वेरिएशंस आर द बेस ऑफ इवोल्यूशन एंड दे आर ऑल्सो बेस ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो न तो इवोल्यूशन में हेल्प कर रहा है, न ही नई स्पीसीज के ओरिजिन में हेल्प कर रहा है, बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इवोल्यूशन और न्यू स्पीसीज के ओरिजिन में हेल्प कर रहा है। अब देखें नीट के हिसाब से अगर अपने यहाँ देखें तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें से कौन सा करेक्टर है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए नहीं है, तो उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। या विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, निम्न में से कौन सा करेक्टर है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। इसी तरह से यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, या फिर क्वेश्चन क्या बन सकता है यहां पर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफर फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भिन्न है, डिफर है। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। या फिर ये बोल दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफर फ्रॉम द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिफर है। अब ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द डिफर फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो अपने को जो फीचर है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बताना पड़ेगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफर फ्रॉम द एसेक्सुअल, तो अपने को करेक्टर किसका बताना पड़ेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बताना पड़ेगा। और अगर बोर्ड के हिसाब से अपन देखें तो एक तो सीधा सा क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस कीजिए। या फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से महत्वपूर्ण है या बेस्ट है, क्यों। तो देखिए इसका सीधा सा आंसर क्या होगा कि वेरिएशंस आर प्रेजेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, एंड वेरिएशंस आर द बेस ऑफ इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। यानी वेरिएशंस है वो इवोल्यूशन जैव विकास और नई जाति की उत्पत्ति का आधार है, सो दैट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर अपन देखा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन में एक तो एसेक्सुअल हो सकता है, दूसरा सेक्सुअल हो सकता है। ये एक नॉर्मल जानकारी रिप्रोडक्शन के बारे में दी जा रही है, अपन पढ़ेंगे एक्चुअल में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, लेकिन उससे पहले अपने को ये जानना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। साथ साथ क्वेश्चन भी अपन देखेंगे। अब देखिए अपन बात करते हैं पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन के कई मेथड हो सकते हैं, जैसे बाइनरी फिजन, द्विविभाजन,
इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी मैं शॉर्ट बता रहा हूँ आपको। द्विविजन यानी एक जीव डिवाइड होकर के दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो बाइनरी फिजन। दूसरा हो सकता है मल्टीपल फिजन, बहुविभजन, एक ही जीव से बहुत सारे जीव बन जाएं। या क्या हो सकता है बडिंग, कोई एक आउटग्रोथ प्रोजेक्शन बड बन जाए और बड सेपरेट होकर के नया जीव बना दे, बडिंग हो सकता है। जेम्यूलेशन, जेम्यूल का फॉर्मेशन एज टाइप बड बट इट फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर बनेगी। या क्या हो सकता है किसी जीव के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स खंड बन जाए, तो फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, खंडन हो सकता है, जीव के कई खंड बन गए और प्रत्येक खंड है वो एक नए जीव में डेवलप हो जाए। या क्या हो सकता है स्पोरुलेशन, बीजाणु भवन, बीजाणुओं का निर्माण होगा, स्पोर्स का निर्माण होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई मेथड हो सकते हैं, लेकिन अपन बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, उनको 3 पार्ट्स में अपन डिवाइड कर देंगे। पहले इवेंट होगी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन से पहले की घटनाएं। दूसरी होगी फर्टिलाइजेशन, निषेचन, और तीसरा होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो अपन बात तो करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, लेकिन इससे पहले अपन ने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट किस टाइप से है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेटर किस तरह से है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये मेथड हो सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो इवेंट्स हैं उनको अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी निषेचन से पूर्व की घटनाएं, दूसरा फर्टिलाइजेशन निषेचन, और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इनके बारे में अपन देखते हैं अभी। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, तो देखिए प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले होगा गैमेटोजेनेसिस, यानी युग्मक निर्माण। अब गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन गोनाड्स। तो गोनाड्स यानी जनोदों में युग्मकों का निर्माण, उसी को अपन क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। लेकिन गैमेटोजेनेसिस में को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन या शुक्र जनन, और दूसरा oogenesis यानी अंड जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इनसाइड द टेस्टिस ऑफ मेल, मेल के यानी नर के वृषण में शुक्राणुओं का जो निर्माण है वो हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन ओवरीज ऑफ फीमेल, यानी मादा के अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण, वो क्या हो गया, अंडजनन। तो यानी प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, गैमेट्स फॉर्म होंगे, गैमेट बनेंगे। 2 मेल में जो गैमेट बनेंगे स्पर्म बनेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में जो ओवम बनेंगे oogenesis। अब यहां पर देखिए क्या होता है, सम ऑर्गेनिज्म है ना, कुछ जीवों में क्या होगा, बोथ मेल एंड फीमेल organs are present in same individual
कुछ जीवों में क्या होता है कि नर और मादा दोनों प्रकार के ऑर्गन एक ही जीव में पाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड, उनको क्या कहेंगे अपन, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म या फिर कहेंगे मोनोसियस या बाइसेक्सुअल। और if male and female organs are present in the different members of species, they are called unisexual और dioecious। जैसे अपन अर्थफॉर्म की बात करते हैं तो अर्थफॉर्म प्रोड्यूस बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो क्या हो गया, वो मोनोसियस है, बाइसेक्सुअल है। अपन ने कॉकरोच के बारे में पढ़ा तो कॉकरोच में क्या होगा, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स, तो वो क्या है, यूनिसेक्सुअल है, डायोसियस है। तो ये था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि गैमेट्स में कौन सा डिवीजन होगा, किस प्रकार से गैमेट्स बनेंगे, ये डिटेल में पढ़ेंगे अपन। दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज होना, इसके लिए जीवों में डिफरेंट टाइप के एडेप्टेशंस, डिफरेंट टाइप के अनुकूलन पाए जाते हैं। तो अब देखिए फर्टिलाइजेशन में भी इंटरनल और एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो दो तरह का फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल यानी बाह्य निषेचन और इंटरनल यानी आंतरिक निषेचन। अब अपन देखते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें होगा और इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होगा। देखिए मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि गैमेट्स को मूव करने के लिए लिक्विड मीडियम चाहिए। तो मोस्टली द एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखिए, एक तो विविपेरिस एनिमल्स है ना, जो यंग वंस को जन्म देते हैं। दूसरा द ऑर्गेनिज्म विच हैव हार्ड कोट ऑन अराउंड द एग, अंडे के चारों ओर हार्ड कोट होती है। जैसे रेप्टाइल्स की बात करें अपन या बर्ड्स की बात करें, तो ऐसे जीवों में हमेशा क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहां पर अपन इतनी बातें करेंगे कि फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। अब उसके बाद में देखते हैं अपन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करें तो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से क्या बनता है, जाइगोट, और जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा यानी ऑर्गन्स बनेंगे और एक नए जीव का निर्माण होगा। लेकिन यहां पर देखें कई, अब जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं उनमें जाइगोट का डेवलपमेंट इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल सारे के सारे विविपेरस जो यंग वंस को जन्म देते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होगा और उनमें फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का डेवलपमेंट है वो भी क्या होगा, इंटरनल होगा। दूसरा, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उनमें फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल होगा और डेवलपमेंट भी क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। लेकिन यहां पर एक तीसरी घटना ऐसी आती है जिनमें फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होगा लेकिन डेवलपमेंट क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। जैसे अपन बर्ड्स या रेप्टाइल्स की बात करें तो फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, इंटरनल, लेकिन डेवलपमेंट क्या हो रहा है, एक्सटर्नल। कहां पर, एग के अंदर हो रहा है ना, एग के अंदर हो रहा है। तो पोस्ट जाइगोटिक इवेंट्स में क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट में भी इंटरनल और एक्सटर्नल। यहां पर आपने देखा, देखे एक तो है
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट किसमें बताया आपको? देखिए ये फर्टिलाइजेशन किसमें होगा? एक्वेटिक एनिमल्स। दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट विविपेरस, जिनको अपन जरायु जीव बोलते हैं। तीसरा क्या बताया कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट किसमें बताया आपको? बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर। तो ये रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ जनरल जानकारी थी। अब अपन चलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें एक टर्म आता है कि ह्यूमन इज ए यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म और यूनिसेक्सुअल इन विच वेल डेवलप्ड सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म इज प्रेजेंट। सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब इफ द मेल एंड फीमेल कैन बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। यदि नर व मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर डिफ्रेंशिएट किया जा सके, पहचाना जा सके कि ये मेल है ये फीमेल है, इसको अपन कहेंगे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता। तो अपन कह सकते हैं कि ह्यूमन इज ए यूनिसेक्सुअल इन विच वेल डेवलप्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। कि मानव क्या है? एक लिंगी जीव है जिनमें स्पष्ट रूप से लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें किससे बना है? डिफरेंट ऑर्गन में, जैसे टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडियमिस, वास डिफरेंसिया, सेमिनल वेसिकल, पेनिस एंड सम एसेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट्स। वृषण है, शुक्रवाहिकाएं हैं, अधिवृषण है, वास डिफरेंशिया शुक्रवाहिनी है, सेमिनल वेसिकल शुक्राशय हैं, शिश्न पेनिस और कुछ सहायक ग्रंथियां। तो अब एक एक के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस देखिए, दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। ये नर के मुख्य सेक्स ऑर्गन्स हैं। दे प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड ऑल्सो सीक्रेट्स हार्मोन्स, जो स्पर्म भी प्रोड्यूस करते हैं और कुछ हार्मोन भी रिलीज करते हैं। तो टेस्टिस में देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, वन पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन मेल विच आर लोकेटेड ऑन आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन इनसाइड द सैक्रोटम, है ना। वन पेयर कहां पर? आउटसाइड ऑफ एब्डोमेन। कहां पर? इनसाइड
सेक्रोटम, यानी नर में एक जोड़ी वृषण है जो अपने एब्डोमेन उधर से बाहर कहां पर, इनसाइड द सेक्रोटम, वृषण कोशों के अंदर स्थित रहते हैं। लेकिन क्या देखेंगे, द टेस्टिस आर डेवलप्ड इनसाइड द एब्डोमेन, टेस्टिस का विकास कहां हो रहा है, एब्डोमेन में, बट दे आर डिसेंड इनटू सेक्रोटम ड्यूरिंग द 7th month ऑफ प्रेगनेंसी, दे आर डेवलप्स inside abdomen but descend into scrotum कब, during 7th month of pregnancy by action of testosterone। तो देखिए, 1 pair of testes are present in human on outside of the abdomen inside the scrotum, यानी नर में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोशों में स्थित रहते हैं। The testes are developed inside the abdomen but they are descend into scrotum during the 7th month of pregnancy by action of testosterone, यानी वृषण का विकास उदर गुहा में होता है, लेकिन ये गर्भ काल के 7वें माह के अंदर या प्रेगनेंसी के 7th मंथ के अंदर ये क्या होगा कि ये टेस्टिस के अंदर डिसेंड हो जाते हैं, टेस्टिस में चले जाते हैं, किसके कारण से, टेस्टोस्टेरोन के कारण से। नेक्स्ट, समटाइम टेस्टिस डज नॉट डिसेंड इनटू सेक्रोटम, कई बार क्या होता है कि टेस्टिस सेक्रोटम में डिसेंड नहीं हो पाते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्रिप्टोर्किडिज्म, वृषणीय गोपनीयता या क्रिप्टोर्किडिज्म, जिसमें क्या होगा, वृषण है वो वृषण कोशों में स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं। अब देखो अपन टेस्टिस की बात करें तो सबसे पहले होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, स्पर्म भी प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन भी रिलीज करते हैं, एब्डोमेन से बाहर सेक्रोटम में है, डेवलपमेंट इनका एब्डोमिनल कैविटी में हो रहा है, और डेवलपमेंट एब्डोमिनल कैविटी में होने के बाद ये सेक्रोटम में ट्रांसफर होते हैं, किसके कारण से, टेस्टोस्टेरोन के कारण से। और कई बार क्या होता है कि टेस्टिस है वो सेक्रोटम में ट्रांसफर नहीं होते हैं, डिसेंड नहीं होते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। अब देखो, सेक्रोटम और सेक्रोटल सेक्स आर कम्युनिकेटेड विद एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी से कम्युनिकेट रहते हैं बाई ए कैनाल कॉल्ड इंग्विनल कैनाल। सेक्रोटम है वो इंग्विनल कैनाल के द्वारा हमारे एब्डोमेन से भी कम्युनिकेट रहते हैं, एब्डोमेन में भी ओपन होते हैं। तो देखें, टेस्टिस आर सिचुएटेड इन सेक्रोटम, द साइज ऑफ टेस्टिस अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर इंटू 2 to 3 सेंटीमीटर। देखिए, जैसे ये सेक्रोटम है, यहां पर ये टेस्टिस है, ये इंग्विनल कैनाल। तो देखें, टेस्टिस आर अटैच्ड टू सेक्रोटम ऑन पोस्टीरियरली बाय गुबर्निकुलम, है ना, गुबर्निकुलम फाइबर्स के थ्रू ये किससे जुड़े हुए हैं, वॉल ऑफ सेक्रोटम से जुड़े हुए हैं। एंटीरियरली दे आर ऑल्सो अटैच्ड विद एब्डोमिनल कैविटी बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड। अग्र में ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी के वॉल से जुड़े हैं, और पोस्ट में गुबर्निकुलम के द्वारा ये किससे जुड़े हैं, सेक्रोटम की वॉल से जुड़े हैं। अब यहां पर देखिए, देयर आर डार्टोस मसल्स आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ सेक्रोटम। सेक्रोटम के वॉल में कौन सी मसल्स हैं, डार्टोस मसल्स, और स्पर्मेटिक कॉर्ड में मसल्स हैं वो हैं क्रिमेस्टल मसल्स। अब इन मसल्स का क्या रोल है, देखिए सबसे पहले तो बात अपन देखते हैं कि सेक्रोटम
में जो टेस्टिस हैं उनका क्या एम है कि द टेम्परेचर ऑफ सेक्रोटम इज अबाउट 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। सेक्रोटम का जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहता है, एंड विच इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पम्स, जो स्पम्स के बनने के लिए आवश्यक है। इसका मतलब जब टेस्टिस सेक्रोटम में डिसेंड नहीं होंगे, ट्रांसफर नहीं होंगे, तो इनमें स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो सकता क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर है वो हाई है। अब यहां पर बात की अपने क्रिमेस्टर मसल्स और डार्टोस मसल्स, क्या होगा, ये भी टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द कोल्ड के समय क्या होगा, द डार्टोस मसल्स एंड क्रिमेस्टर मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड सो दैट द टेस्टिस आर अटैच्ड विद एब्डोमेन एंड मेंटेन देयर टेम्परेचर। यानी ठंड के समय क्या होगा, क्रिमेस्टर मसल्स और डार्टोस मसल्स कॉन्टैक्ट होंगी, जिससे टेस्टिस है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी से अटैच हो जाएंगे और इनका टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो यहां पर अपन देखा कि किस प्रकार से टेस्टिस किस हार्मोन के कारण से ट्रांसफर हो रहे हैं, इनकी साइज और इनकी पोजीशन। तो देखिए टेस्टिस की बात करें तो अपन द आउटर कवरिंग ऑफ टेस्टिस इज ट्यूनिका जीनिया। टेस्टिस की जो आउटर कवरिंग है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया। नेक्स्ट क्या बताएंगे, इंटरनली ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू अबाउट 200 to 250 compartments, 50 compartments called टेस्टिकुलर, यानी आंतरिक रूप से प्रत्येक वृषण 200 से 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड रहता है, जिनको अपन बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। फिर क्या बताया, ईच लोब्यूल, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल हैव 1 to 3, 1 से 3, 1 to 3 कोइल्ड ट्यूबुल्स, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, या ये बोल सकते हैं ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल have 1 to 3 seminiferous tubules। देखो आउटर कवरिंग ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, प्रत्येक टेस्टिस में 200 से 250 तक कंपार्टमेंट्स हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 तक क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स यानी शुक्र जनन नलिकाएं। अब इनकी कंडीशन क्या है देखो, एक बार पहले अपने ये देखते हैं। जैसे टेस्टिस है, ये टेस्टिस के कंपार्टमेंट्स हैं, ये टेस्टिस के कंपार्टमेंट्स हैं, और इन कंपार्टमेंट्स में ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं। ये सारे की सारी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इसके फ्रंट में मर्ज होती हैं, मिलती हैं, और यहाँ पर एक फाइन ट्यूबुल्स का नेटवर्क बनाती हैं, जिसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस या वृषण जालक। तो अपन क्या कहेंगे, एट द फ्रंट ऑफ testis all seminiferous tubules form network of fine tubules called
रेटिटेस्टिस, यानी प्रत्येक वृषण के सम्मुख सेमिनिफेरस नलिकाएं मिलकर एक महीन नलिकाओं का जाल बनाती हैं, जिसको अपन बोलते हैं रेटिटेस्टिस, या इसको बोलते हैं वृषण जालक। अब देखो ये जो रेटिटेस्टिस है, यहां से 10 to 12 fine tubules are arises which are opens into epididymis। यहां से क्या निकलेगा, 10 से 12 तक महीन नलिकाएं निकलती हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, वासा एफ्रेंसिया, शुक्रवाहक। यानी रेटिटेस्टिस से 10 से 12 शुक्रवाहक निकल करके कहां ओपन होते हैं, एपिडिडीमिस होते हैं। इसका मतलब स्पर्म फॉर्म कहां हो रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल में, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से कहां आते हैं, रेटिटेस्टिस में, वृषण जालक में, और फिर वासा एफ्रेंसिया के थ्रू कहां जाते हैं, एपिडिडीमिस में आ जाते हैं। तो क्या हुआ कि एट द फ्रंट ऑफ द टेस्टिस ऑल सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूबुल्स कॉल्ड रेटिटेस्टिस या वृषण जालक। फिर क्या बताएंगे, अबाउट 10 to 12 fine tubes vasa efferentia are arises from retitestis which are opens into epididymis। यानी वृषण जालक से 10 से 12 तक फाइन ट्यूब निकलती हैं, जो कहां ओपन हो रहे हैं, अधिवृषण में। ठीक है, अब अपन देखते हैं एक बार कि इनकी पोजीशन कैसे होती है और कहां इनका क्या रोल है। तो यहां तक देख लिया आपने, आउटर करिंग ट्यूनिका एल्बुजिनिया, 200 से 250 कंपार्टमेंट्स, प्रत्येक कंपार्टमेंट में 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं वो टेस्टिस के फ्रंट पे बना रही हैं वृषण जालक रेटिटेस्टिस, और रेटिटेस्टिस से 10 से 12 तक निकलते हैं शुक्रवाहक वासा एफ्रेंसिया, जो कहाँ ओपन हो रहे हैं, एपिडिडीमिस यानी अधिवृषण में खुल रहे हैं। तो एक्चुअल में इनकी पोजीशन अपन देखते हैं किस तरह से होती है। ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, अभी देखते हैं अपन, देखें ये आ गया ट्यूनिका एल्बुजिनिया, यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, ये जो नेटवर्क है, रेटिटेस्टिस, फाइन ट्यूब्स, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडीमिस, जिसको इसको बोलते हैं कैपुट, एपिडिडीमिस यानी शीर्ष अधिवृषण, कॉर्पस एपिडिडीमिस, और इसको बोलते हैं कॉडा एपिडिडीमिस। और कॉडा एपिडिडीमिस से निकल रही है
वास्ट डिफरेंस यानी शुक्रवाहिनी निकल रही है। तो इसकी तो अपन बाद में चर्चा करेंगे, पहले अपन टेस्टिस के बारे में देखते हैं कि सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, ठीक है ना। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स शुक्र जनन नलिकाएं, द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैव टू लेयर्स, outer layer tunica propria and inner layer जर्मिनल एपिथेलियम। सेमिनिफेरस नलिकाओं की दीवारों में दो स्तर हैं, दो स्तर में बाह्य स्तर उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया और भीतरी स्तर को बोलते हैं जनन उपकला। बात करते हैं अपन जर्मिनल एपिथेलियम की। जर्मिनल एपिथेलियम हैव टू टाइप्स ऑफ सेल्स। जनन उपकला में दो तरह के सेल्स हैं। देखिए जैसे अपन इसका टीएस देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल का, इस तरह से internal lined by cuboidal cells, but some cells are enlarged. The cuboidal cells are spermatogonia and the enlarged cells are called Sertoli cells. तो टू टाइप्स ऑफ सेल्स में देखें कौन कौन से आगे, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस sperms and Sertoli cells also called सस्टेंटाकुलर सेल्स। देखो अभी अपन ने देखा कि सेमिनिफेरस नलिकाओं की दीवार में दो लेयर हैं, आउटर लेयर को कहा ट्यूनिका प्रोप्रिया, इनर को कहा अपन ने जनन उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम। अब अगर अपन जर्मिनल एपिथेलियम की बात करें तो उसमें दो तरह के सेल्स हैं, क्यूबोइडल सेल्स जिनको कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, दे प्रोड्यूस स्पर्म्स। और सर्टोली सेल्स जिनको अपन बोल सकते हैं सस्टेंटाकुलर सेल्स, इनके फंक्शन क्या क्या हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स, यानी डेवलपिंग होते हुए स्पर्म्स को ये पोषण प्रदान करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनको अपन क्या बोल सकते हैं, नर्स सेल्स बोल सकते हैं। दूसरा, दे सीक्रेट्स AMF, एंटी मुलेरियन फैक्टर। क्या है मुलेरियन फैक्टर? देखिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय एक डक्ट होती है, मुलेरियन डक्ट, वन पेयर डक्ट है मुलेरियन डक्ट। द मुलेरियन डक्ट्स आर डेवलप्स इनटू फैलोपियन ट्यूब और फैलोपियन डक्ट इन फीमेल। फीमेल में तो मुलेरियन डक्ट है वो डेवलप हो जाती हैं अंडवाहिनियों के अंदर, बट इन मेल में क्या हो जाती हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। किसके द्वारा? एंटी मुलेरियन फैक्टर which is secreted by Sertoli cells. Next, they also secretes ABP, androgen binding protein, and androgen binding protein increase the concentration of testosterone inside the seminiferous tubules. एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है कि सेमिनिफेरस नलिकाओं में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसकी कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता को बढ़ाती है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो एक्ट्स एज
ब्लड टेस्टिस बैरियर, ये एक रक्त वृषण अवरोध का भी काम करता है। कैसे कि जब तक स्पर्म डेवलप होते हैं तब तक दे आर लोकेटेड इनसाइड द सर्टोली सेल्स, तब तक वो कहाँ रहते हैं, सर्टोली सेल्स के अंदर रहते हैं, तो ये इनकी प्रोटेक्शन भी करते हैं। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस है, वो अगर एक्सिस है, फास्ट है, उस कंडीशन के अंदर द सर्टोली सेल्स ऑल्सो रिलीज ए हार्मोन इनहिबिन विच चेक द सीक्रेशन ऑफ एफएसएच। जब टेस्टोस्टेरोन एक्सिस में होगा, उस कंडीशन के अंदर अगर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस भी फास्ट हो गया तो सर्टोली सेल्स है वो एक इनहिबिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और वो इनहिबिन हार्मोन क्या करता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से जो एफएसएच सीक्रेट हो रहा है उसको क्या कर देता है, उसको डिक्रीज कर देगा, उसके सीक्रेशन को कम कर देगा। तो यहां पर अपने देखा सेमिनिफेस ट्यूबुल्स के बारे में देखा कि इनमें दो तरह के सेल्स हैं, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया का तो फंक्शन देख लिया अपन ने, स्पर्म बनाते हैं, लेकिन सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, एक तो डेवलपिंग होते हुए स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, दूसरा ये एंटी मुलेरियन फैक्टर सीक्रेट करते हैं जो मुलेरियन डक्ट को डिस्ट्रॉय करेगा, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट करते हैं जो टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को सेमिनिफेरस नलिकाओं में बढ़ाएगा, और ये ब्लड टेस्टिस बैरियर का काम भी करते हैं। और एक क्या बताया कि जब भी ये प्रोसेस फास्ट होता है, एक्सिस होता है, उस कंडीशन के अंदर ये रिलीज करते हैं इनहिबिन, और इनहिबिन हार्मोन क्या करता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल कर लेता है, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से जो एफएसएच सीक्रेट हो रहा है उसके सीक्रेशन को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। तो यहां बात आ गई सेमिनिफेस ट्यूबुल्स की। अब देखो ये सेमिनिफेस ट्यूबुल हैं, कितने, 1 2 3, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आर प्रेजेंट इन ईच टेस्टिकुलर ट्यूबुल। जैसे ये एक ट्यूबुल है, ये दूसरी ट्यूबुल है, इनके बीच में, इनके बीच में है ना, दो ट्यूबुल, जैसे एक ट्यूबुल दूसरी ट्यूबुल, ये दूसरी ट्यूबुल, इनके बीच में, तो अपन कह सकते हैं कि इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स ए इंटरस्टेटल टिश्यू इज फिल्ड। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में कौन सा टिश्यू भरा हुआ है, इंटरस्टेटियल, अंतराली उत्तक भरा हुआ है, एंड इंटरस्टेटियल टिश्यू हैव इंटरस्टेटियल सेल्स विच आर आल्सो कॉल्ड लेडिग सेल्स। इसके बारे में अपन देखते हैं। अभी देखो यहां तक अपने देखा भी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बारे में। देखो in between seminiferous tubules, in between seminiferous tubules interstatal tissue is interstatal tissue, अंतराली उत्तक। Next, the interstatal tissue have interstatal tissue have interstitial cells called Leydig cells। यानी अंतराली उत्तक में अंतराली कोशिकाएं या लेडिक सेल्स पाए जाते हैं, लेडिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। द लेडिक सेल्स और इंटरस्टेटियल सेल्स सीक्रेट्स एंड्रोजन्स। दे सीक्रेट्स एंड्रोजन्स
मेनली टेस्टोस्टेरोन, यानी सेमिनिफेरस नलिकाओं के बीच बीच में जो अंतराली ऊतक है, उस अंतराली ऊतक में अंतराली कोशिकाएं या लेडिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, और लेडिक कोशिकाएं एंड्रोजन्स सीक्रेट करती हैं, और एंड्रोजन्स का मुख्य पार्ट क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती हैं। और टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है, टेस्टोस्टेरोन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। टेस्टोस्टेरोन का मेन काम क्या है कि ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट भी करते हैं, और सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के साथ साथ ये क्या, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनके डेवलपमेंट पे भी हेल्प करते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने देखा टेस्टिस, और इसके बाद में टेस्टिस के नेक्स्ट पार्ट में अपन क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में पढ़ेंगे अपन एपिडिडिमिस। ये आपको पहले बता दिया कि टेस्टिस के जुड़े हुए हैं किस एपिडिडिमिस में, किसके थ्रू, वासा एफ्रेंसिया के थ्रू। तो अभी बात कर लेते हैं अपन एपिडिडिमिस की बात कर लेते हैं। Epidermis. They are highly coiled and glandular tube, अत्यधिक कुंडलित व ग्रंथित नलिका है। Connected with testis through यानी वासा एफ्रेंसिया के थ्रू टेस्टिस से कनेक्टेड है। डेवलप्स इनटू abdominal cavity, but descend into scrotum during, या ये कह सकते हैं कि विद टेस्टिस। देखो, अत्यधिक कुंडलित और ग्रंथि नलिका, हाईली कोइल्ड एंड ग्लैंडुलर ट्यूबुल, कनेक्टेड विद टेस्टिस थ्रू वासा एफ्रेंसिया, यानी शुक्रवाहकों के द्वारा ये वृषण से जुड़ी हुई है। इट ऑल्सो डेवलप्स इन एब्डोमिनल कैविटी, इसका डेवलपमेंट भी कहाँ हो रहा है, एब्डोमिनल कैविटी में, बट डिसेंड इनटू सेक्रोटम विद टेस्टिस, लेकिन टेस्टिस के साथ ये कहा जाता है सेक्रोटम के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट, द upper part of epididymis is called caput epididymis, यानी इसके ऊपरी भाग क्या बोलते हैं अपन, शीर्ष अधिवृषण। मिडल पार्ट इज कॉल्ड corpus epididymis and lower part is called cauda epididymis। ऊपरी भाग को कहा आपने शीर्ष अधिवृषण, मध्य भाग को कॉर्पस, और जो लोअर पार्ट को अपन क्या कहा, पुच्छ अधिवृषण या कोडा एपिडिमिस। यहां पर यह कह सकते हैं कि वास
डिफरेंस इज arises from कॉडा एपिडीमिस। जो शुक्रवाहिनी है वो कॉडा एपिडीमिस से अराइज होती है। तो अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडीमिस, इनका फंक्शन क्या है देखिए, इट टेम्परेरीली स्टोर्स स्पम्स, एक तो शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रहण करता है, दूसरा फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पम्स इज टेक्स प्लेस इन एपिडीमिस। शुक्राणुओं का जो क्रियात्मक जो सक्रियण है, मैच्योरेशन है, वो कहां पे हो रहा है, एपिडीमिस में हो रहा है। तो एपिडीमिस के बारे में मैंने बात क्या बताई कि एक कोइल्ड और ग्रंथि नलिका है जो टेस्टिस वृषण के सम्मुख स्थित है। ये शुक्रवाहकों के द्वारा वृषण से जुड़ा हुआ है। इसका डेवलपमेंट भी एब्डोमिनल कैविटी में हो रहा है, लेकिन वृषण के साथ ही ये सेक्रोटम यानी वृषण कोशों में स्थानांतरित हो जाता है। और इसके अपर पार्ट कैपोट एपिडीमिस, मिडल पार्ट कॉर्पस एपिडीमिस, लोअर पार्ट कॉडा एपिडीमिस, और कॉडा एपिडीमिस से निकलती है शुक्रवाहिनी जो हमारे इग्विनल कैनाल से होती हुई स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ एंटर हो जाती है, असेंड हो जाती है। कहां पर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। दूसरा देखिए इनके फंक्शन क्या है, एपिडीमिस टेम्परेरीली स्टोर्स द स्पम्स, स्पम्स का टेम्परेरी स्टोरेज करता है। और दूसरा द फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पम्स इज टेक्स प्लेस इन एपिडीमिस, यानी शुक्राणुओं का क्रियात्मक जो मैच्योरेशन है वो मैच्योरेशन कहां पे हो रहा है, एपिडीमिस में हो रहा है।